मैं भार्गव पुरवाल और आप देख रहे हैं भार्गव पुरवाल थॉट्स। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे माइस्थीनिया ग्रेविस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहली बात हम लोगों को करना होगा कि माइस्थीनिया ग्रेविस होता क्या है। तो माइस्थीनिया और ग्रेविस दो वर्ड्स है लैटिन और ग्रीक के। माइस्थीनिया का क्या मतलब है? मसल वीकनेस। आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं। और जो आपका ग्रेविस है उसका मतलब है बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। तो जब किसी पेशेंट को किसी डॉक्टर ने देखा होगा तो उसका मतलब हुआ कि उसकी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं एंड द कंडीशन इज़ वेरी वेरी सीरियस। अब हम लोग अगर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ का क्या मतलब हुआ कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वही आपके ही सेल्स पे अटैक किया जा रहा है, वही आप ही के टिश्यूज़ पे अटैक किया जा रहा है। और यहाँ पे वो जो है वो है आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स और मस्क। तो अब हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो ये है न्यूरोमस्कुलर। न्यूरोमस्कुलर क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है कि मसल वीक हो रही है तो मसल का ज़रूरत है और उसके बाद नर्व सिग्नल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मसल और नर्व्स दोनों को एक प्रॉब्लम मिल रही है, तो इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? न्यूरोमस्कुलर। उसके बाद यहाँ पे अगर हम कहें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, फ्लक्चुएटिंग वीकनेस, यानी कि वेरिएबल वीकनेसेस रहती हैं आपकी वॉलेंट्री मसल्स की। जो आप मसल्स को आप अपनी इच्छा से मूव कर सकते हो उनकी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग वीकनेसेस रहती हैं। फ्लक्चुएटिंग वीकनेस का क्या मतलब? अगर आपका व्यक्ति रेस्ट पे है तो रेस्ट पे तो उसे थोड़ा आराम मिल जाएगा, उसे इतना परेशानी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो कोई एक्टिविटी करने लगा द वीकनेस विल स्टार्ट। वीकनेस होने लगेगी, पूरी बॉडी जो है शिथिल होने लगेगी। अब अगर हम इसके अंदर बात करना शुरू करें तो यहाँ में जो आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहाँ से हम लोगों को बातें अपनी शुरू कर दें। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से ही इट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ द होल डिजीज़। वही एक जंक्शन है जहाँ पर पे आपकी डिजीज़ हो रही है। तो अब क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी सेल इमेजिन करते हैं, कोई भी मोटर सेल इमेजिन करते हैं जिसको अपना सिग्नल किसी मसल को देना है, तो मोटर सेल हमने बना दी है, एक मसल बना दी है, तो वो जो मोटर सेल है उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस रहेगा, उसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और उसके ऊपर थोड़े से फोल्ड्स रहते हैं मसल पे, तो उधर फोल्ड के बीच का जो स्पेस है उसे हम कहते हैं साइनैप्स। अब ये दो जो चीज़ें हम लोगों ने देख ली, इसके बाद जो आपके मोटर न्यूरॉन्स होते हैं इसके अंदर कुछ छोटे छोटे बॉक्स सर्कल्स तरीके के चीज़ें होती है, कुछ पॉकेट्स के अंदर जैसे होता है ना वैसे कुछ चीज़ें उसके अंदर पड़ी होती है। तो उसके अंदर वो न्यूरोट्रांसमीटर्स पड़ा होता है, वो जो होता है आपका वो न्यूरोट्रांसमीटर वहीं पे आपका एंटीबॉडीज अटैक करेंगी। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है फिर से एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन हम लोगों ने 2 बार देख चुके हैं, एक तो अल्जाइमर में भी, पार्किंसन में भी, और अब माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर भी हमें एसिटाइल कोलिन का नाम मिल रहा है। अब एसिटाइल कोलिन जो है ये कोई भी तरीके का जो है आपका जो सिग्नल होगा कॉन्ट्रैक्ट करने का मसल का, क्योंकि मसल को एक ही काम करना है वो है कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन उस मसल तक ही जाएगा, वो ट्रांसमीटर जैसे आ गए वो कॉन्ट्रैक्ट होएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए वहाँ पे है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर भी उसके अंदर होता है। अब वो जो है आपका एसिटाइल कोलिन वो रिलीज हो गया आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, बीच के स्पेस में रिलीज हो गया। अब वो रिसेप्टर ने क्या किया, उसे अपने तरफ बाइंड कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या होगा, मस्क एंजाइम यूज होगा। मस्क एंजाइम यानी कि मसल स्पेसिफिक काइनेज, ये आपका जो एंजाइम होता है ये आएगा और ये क्या इंश्योर करेगा कि सारे के सारे रिसेप्टर्स उस टाइम पे अवेलेबल हैं, कि सारे रिसेप्टर्स अवेलेबल हैं और वो जब एंजाइम जा रहा है तो वो एक्टिव है, उसे बाइंड करने में हेल्प कर रहे हैं। अब ये पूरा हो गया,
अब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर ली, अब वो बार बार जो है कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी, क्योंकि अब एक बार वो रिलीज हो गया तो जितनी बार वो बाइंड होएगा उतनी ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट होएगी। तो यहाँ पे निकलता है एसिटाइल कोलेस्ट्रेस, एसिटाइल कोलेस्ट्रेस एंजाइम। ये एंजाइम क्या होता है, आपके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हटा देता है या फिर रिसाइकल कर देता है, एसिटाइल कोलिन को रिसाइकल करके फिर से यूज के लिए रेडी रख देता है। तो अब आप लोगों ने देखा कि ये नॉर्मल कैसे एक तरीके से आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। वो जो बीच का हम लोगों ने पार्ट को देखा वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब हम लोग देख लेते हैं कि ये सब हो रहा है, तो अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें तो एक ग्लैंड होती है स्टर्नम के पीछे। स्टर्नम के पीछे एक ग्लैंड होती है जिसे हम लोग कहते हैं थाइमस ग्लैंड। अब ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये ग्लैंड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये पूरे के पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में आपकी हेल्प करती है। आज जो आपकी थाइमस ग्लैंड है, ये पहले चाइल्डहुड में तो बहुत ज़्यादा काम करती है, उसके बाद ये श्रिंक हो जाती है। तो थाइमस ग्लैंड का क्या काम होता है, टी लिम्फोवेसल्स, टी लिम्फोवेसल्स को जो है ट्रेन करना। टी से थाइमस, टी से टी लिम्फोवेसल्स, इनको ट्रेन करना। इसमें क्या होता है, वो उन्हें सबसे पहले तो मैच्योरिटी देते, क्या है कि बनते कहाँ है, बोन मैरो में, लेकिन वो इमैच्योर होते हैं, तो वो उसे मैच्योरिटी देती है, मैच्योरिटी दे देती है। फिर उसे रिकॉग्निशन सिखाते हैं। रिकॉग्निशन सिखाने का क्या मतलब हुआ, वो ये बताते हैं कि कौन से टिश्यूज़ पे आपको अटैक नहीं करना है और कौन सी चीज़ें आपके लिए फॉरेन बॉडीज़ हैं जिन पर आपको एंटीबॉडीज प्रिपेयर करनी है। अब कुछ बार जो यहाँ पे सीवियर केसेस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस है या फिर केसेस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस है, क्या होता है, थाइमस बिकम ओवर रिएक्टिव। अब वो थाइमस श्रिंक नहीं कर रही है, वो ओवर रिएक्टिव है। तो उसमें क्या होता है, दो केसेस होते हैं। एक तो आपका 65% क्या हो सकता है, आपको हो सकता है थाइमस, थाइमस हाइपरप्लेशिया, थाइमस हाइपरप्लेशिया। ये जो होता है आपको हो सकता है, इसमें क्या होगा, आपका थाइमस ग्लैंड इनलार्ज्ड रहेगा। और या तो आपको हो सकता है थाइओमा, जो 15% ऑफ 10% केसेस में रहता है। इसमें क्या हो जाता है, थाइमस के अंदर ट्यूमर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब यहाँ पे ट्यूमर आपको दिख रहा है या फिर इनलार्जमेंट हो रहा है, तो क्या होता है, ये अपने जो भी लिम्फोवेसल्स हैं इन सबको ट्रेन करती रहती हैं, लेकिन फिर इन इनलार्जमेंट के जैसे जो सीवियर इनलार्जमेंट होता है, इसकी वजह से वो सब उन चीज़ों को छोड़ देती है, और छोड़ने पे वो इमैच्योर जो आपकी एंटीबॉडीज़ है उनको भी छोड़ देती हैं। अब इनको जब उसने छोड़ दिया तो वो क्या होता है, उनको तो पता नहीं है कि उन पे किसके अटैक करना है, तो वो क्या करती हैं, इन पे अटैक करने लग जाती है, इन मसल्स पे अटैक करने लग जाते हैं। तो क्या होता है, ये जो आपके एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर हैं वो वहाँ उस पर अटैक करती हैं और उससे बाइंड हो जाती हैं। अब वो उस पर जब बाइंड हो गई तो अब कोई भी तरीके का एसिटाइल कोलिन आएगा, वो बाइंड ही नहीं हो पाएगा क्योंकि वही बाइंड हो गई हैं। तो आपकी क्या होने लगेगा, आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं लगेंगे, उससे आपकी मसल वीकनेस शुरू हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, मस्क, मस्क एंजाइम जो अभी हम लोगों ने बताया था, जो अवेबिलिटी देखता है, उस पर भी अटैक कर देता है। तो वहाँ पे वो एंटी मसल स्पेशल काइनेज एंजाइम्स को सिक्रीट कर देती हैं। तो इन चीज़ों से क्या होता है, आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिव भी नहीं होते, वो इनएक्टिव रहने लगते हैं, तो और दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद आपका एसिटाइल कोलेस्ट्रेल जो हम लोगों ने अभी देखा था, जो ब्रेक डाउन में हेल्प कर रहा है, रिसाइकिल करने में हेल्प कर रहा है, वो भी ये पीछे से लगा। तो अब क्या होगा, वो आपके एसिटाइल कोलिन को खींचना शुरू कर देगा, उन्हें ले करके फिर से उसमें रिसाइकिल करने लगेगा। तो क्या होगा,
एक तो पहली चीज़, आपके पास कोई भी तरीके का रिसेप्टर अभी खाली नहीं, वो बाइंड हो गए हैं, फिर वो अवेलेबल भी नहीं है, और उसके बाद आपका एसिटाइल कोलिन भी जा रहा है। तो ये दिक्कत होती है, जिसके वजह से आपके ना भारी मसल वीकनेस आएंगी, क्योंकि मसल को सिग्नल ही नहीं मिल रहा है, तो वो वीक हो जाएंगे। एज का अगर हम इसके अंदर फैक्टर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे वुमेन लेस देन 40 एंड मेन मोर देन 60, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट हैं। फिर अगर हम उसके ट्रिगर्स को देखें, क्यों भैया ये सब होने लगे, इसके कॉजेज क्या हैं, तो या तो आपने अगर कोई इन्फेक्शन कराया है, या फिर सर्जरी है, या फिर कोई स्ट्रेस है, इन चीज़ों से ये सब होता है। फिर उसके बाद आपने कोई तरीके का ड्रग ले लिया है, जैसे बीटा ब्लॉकर है या फिर मैग्नीशियम कंज्यूम्ड है, तो उससे भी आपको ये हो सकता है। फिर फटीग तो बहुत बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि आपका एसिटाइल कोलिन जो है वहाँ से जा रहा है। अब आपके पास एसिटाइल कोलिन जो है वो एक तो मिल नहीं रहा है, वो बाइंड नहीं हो रहा है, उसके बाद जो बचा हुआ है वो भी जा रहा है, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। उसके बाद हम लोगों को क्लिनिकल फीचर्स की बात करने हैं, तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आपकी पहले अर्ली स्टेजेस की बात करते हैं। तो अर्ली स्टेजेस के अंदर ऑक्यूलर का क्या मतलब हुआ, आइज की जो फ्लक्चुएशन हैं उनको हम लोगों को पहले देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको क्या होगा, टॉसिस का मतलब ड्रूपिंग आइलैंड्स का मतलब ये जो मैं अपने आइलेट्स को ऊपर है, चढ़े हुए हैं, नीचे हैं, ये पूरे के पूरे आइलेट जो है ऐसे गिर जाएंगे, आप ऐसे चढ़ा नहीं पाओगे, नीचे नहीं कर पाओगे, पूरी की तरीके से आप नहीं वीक हो जाएंगे आइलेट्स। उसके बाद आपका डायप्लोपिया, ये जो है आपके लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ में आपको क्या होने लगेगा, डबल विजन होने लगेगा या ब्लर्ड विजन होने लगेगा। आप या तो किसी चीज़ को ब्लर्ड देखोगे, या फिर आपको दो चीज़ें दिखने लग जाएंगी। उसके बाद बल्बर क्या हुआ आपका, फेशियल। अब क्या हुआ, बल्बर जो है ये एक ब्रेन का रीजन है जो फेशियल मसल्स पे आपका हुक पकड़ता है, रूल करता है, उसको मैसेज देता है। तो ये फेशियल मसल्स पे आपका आने लग जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो आपका डिसार्थिया और एक आपका डिस्फेजिया। डिसार्थिया क्या है, स्पीकिंग में आप बोलना आपको जो है बहुत डिफिकल्ट लगेगा, और डिस्फेजिया यानी कि swallowing में आप swallow नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ को। उसके बाद आता है आपका रेस्पिरेटरी स्टेज। रेस्पिरेटरी यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा जब सीवियर होने लगता है, तो आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। क्या हो जाएगा, आपको माइस्थीनिया क्राइसिस हो जाएगा। माइस्थीनिया क्राइसिस का क्या मतलब हुआ, बहुत सीवियर मसल ड्रॉपिंग हो रही है, तो आप सांस लेने के लिए जो आपकी मसल्स होती हैं, वॉलंटरी मसल्स होती हैं सांस लेने के लिए, वो भी आपकी खत्म होने लगेगी, उनके अंदर भी आपको जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेगी, और ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग है। ये जो आपको डिसऑर्डर होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद अगर हमें इसे इम्प्रूव करना हो, तो इसके अंदर क्या देना होगा, आपको एंटी कोलेस्ट्रेस देना होगा। एंटी कोलेस्ट्रेस देने से आपको क्या होगा, आपका जो एसिटाइल कोलेस्ट्रेस है ये घट जाएगा। तो उससे आपको क्या होगा, थोड़ी देर के लिए मतलब आपको लगेगा कि आपके पास थोड़ा रिलीफ है। उसके बाद आपका टेंसाइलन टेस्ट कराया जाता है। टेंसाइलन टेस्ट का क्या मतलब हुआ, आपको इसी का एंडोफॉर्मिक फॉर्म से, जो HIV एंडोफॉर्मिक फॉर्म होता है, उससे आपका ये टेस्ट कराया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, आपको जब ये दे दिया गया तो इसके अंदर यही एंटी कोलेस्टेरेस आपको दे दिया जाता है, और ये आपको पूरी तरीके से जितने भी आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो रहे होंगे वो सब 5 से 7 मिनट के लिए ड्रग सही कर देता है। उसके बाद एक और तरीके का डिसऑर्डर होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉलिनर्जिक। अब पहले तो हम लोगों ने देखा था कि अभी
हम लोग जब पूरे का पूरा इसकी एसिटाइलकोलिन की जब लेस है, पूरा का पूरा डिफिशियंसी एसिटाइलकोलिन की, तब हो रहा है। अब क्या हो रहा है, वो बढ़ गया है एसिटाइलकोलिन, तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। पहले तो मसल वीकनेस, फिर स्लज डिसऑर्डर। स्लज डिसऑर्डर यानी कि आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा, लार सेक्रेट होगी, लैक्रिमिनेशन होगा, या फिर आँख से आंसू ज़्यादा लगेंगे। फिर उसके बाद आपका जो सलाइवा होगा बहुत ज़्यादा आने लगेगा, सलाइवेशन। तो ये सारे डिसऑर्डर्स आपको होने लगेंगे, स्लज डिसऑर्डर जिन्हें हम कहते हैं। तो इसमें आपको जो है एट्रोफिन जैसी जो है मेडिकेशंस देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नहीं दोगे तो आपके ऊपर, अगर आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा वही देने लग जाओगे, जैसे एसिटाइलकोलिन देने लग जाओगे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको और सीवियर स्टेजेस पे लेके जाएगी। फिर उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोमोग्राफी। इलेक्ट्रोमोग्राफी में क्या होता है, आपके जो मसल्स होते हैं, जो सिमुलेशंस होते हैं, उसको देखा जाता है। फिर CI MRI ये सब आपके लिए कराए जाते हैं, देखने के लिए कि थाइमस ग्लैंड में कुछ इनलार्जमेंट तो नहीं है। और फिर पल्मोनरी टेस्ट इसलिए ताकि आपको देखा जा सके कि आपका कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में तो आप नहीं आ गए हो। उसके बाद हम लोग आपको कुछ कुछ इम्यूनो सप्रेशंस देते हैं, जैसे आपका कॉर्टिस्टेरॉइड्स होता है, एकाथायरिन होता है। तो ये तरीके के भी जो है आपको इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, जिससे आपकी जो इम्यूनिटी है, जो आपके इन सेल्स पे अटैक कर रही, नेटिव सेल्स पे अटैक कर रही हैं, ये थोड़ा सा रुक जाएं। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि हम लोगों को अगर केयर करनी होती है पेशेंट की, तो हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात, उसको ये जो ड्रग्स हैं ये 1 घंटा पहले दे दिया जाए खाना खिलाने से पहले, बिकॉज उसके अंदर जो है स्वॉल्विंग डिस्फेजिया प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर उसे ये ड्रग्स नहीं दिए जाएंगे तो उसका जो खाना है वो चोक कर सकता है। तो ये ड्रग्स जो हैं आपको पहले दे देने होते हैं। उसके बाद उसे अपराइट पोजीशन पर बैठा करके ही खिलाएं। उसके बाद आप उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट भी रख सकते हैं। फिर उसको मोस्टली रेस्ट के लिए इंकरेज करें आफ्टर एक्टिविटीज़, मतलब एक्टिविटीज़ कराएं और फिर रेस्ट के लिए भी उसे इंकरेज करें। फिर हम लोग देखें ये जो ड्रग्स है ये आपको रेगुलरली दे रहे होगे, ताकि ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये जल्दी कट सके। तो ये था आज के वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।